नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। आज बकायदा घाटी में सुरक्षा को लेकर एक समीक्षा बैठक होती है। एलजी साहब के अंडर ये बैठक होती है और उस बैठक में बकायदा सेना के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, खुफिया एजेंसी वो शिरकत करते हैं। लेकिन दिक्कत वहां पर आ जाती है जब उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री है उन्हें नहीं बुलाया जाता, और एनसी ने बकायदा इस पर नाराजगी जाहिर की है। तो क्या कहा जाए कि दो पावर्स हैं जम्मू कश्मीर में, एक एलजी और दूसरी जो है उमर अब्दुल्ला साहब। और एलजी जिस की मीटिंग लेंगे, क्या उसमें लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार के जो हेड है उन्हें नहीं बुलाया जाएगा, या फिर ये बकायदा आर्टिकल के तहत आता है कि हाँ, जो यूटी के कानून है उसके तहत एलजी जो है वो जिसे चाहे बुलाएं, जिसे चाहे ना बुलाएं। इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर इसका नुकसान किसे हो रहा है और किसे फ़ायदा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका मैं आपसे तारुफ करवा देता हूं। अजय भारती जी, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। और मोहम्मद इमरान काजी साहब जो एनसी के स्पोक्स पर्सन हैं, सर आपका भी स्वागत है। और दिनेश मल्होत्रा जी जो वरिष्ठ पत्रकार है, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले इमरान जी, मैं आपके पास आऊँगा। जब ये चुनाव हुए, सरकार बनी, तब तो आपको साफ पता था कि यहाँ के जो हेड है वो एलजी साहब है, और एलजी साहब जो फैसले लेंगे वो अपनी पावर के तहत लेंगे। आज उन्होंने जो बैठक की उसमें उमर साहब को नहीं बुलाया, तो इतना हाय हल्ला क्यों? देखिए ललित जी, हम हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन गवर्नमेंट इसको गवर्न कर रही है जैसे बाकी यूनियन टेरिटरीज को ऑल ओवर इंडिया करते हैं। इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। बट द थिंग इज दैट कि जम्मू कश्मीर को आप बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। आप इसको, ये एक सेंसिटिव स्टेट है, एक बॉर्डर स्टेट है। यहाँ पे आपको हर बहुत तरीके के इश्यूज हैं। इसमें हम चाहते हैं कि अनटिल एंड अनलेस आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, इसमें ये नहीं है कि हम कहते हैं कि नहीं जी चीफ मिनिस्टर, ये प्रोग्रेटिव है इस वक्त एलजी का, वो किसको कॉल करते हैं किसको नहीं कॉल करते हैं। बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ के पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको इलेक्टेड मेंबर्स को, जिनको लोगों ने चुना है, जो लोगों के दर्द को और बाकी सराउंडिंग्स को अच्छे तरीके से जानते हैं, जो राजभवन में बैठे हुए लोग शायद इससे पूरी तरीके से इन्फॉर्म नहीं होंगे, उनको आपको लूप में लेना चाहिए। वहां आपको सजेशन, उनको आपको, आप लोगों को अलाइन करके आप किसी भी चीज के मसले को हल नहीं निकाल सकते हैं। आपको लोगों को लूप में लेना पड़ेगा। और इलेक्टेड लोग जब वहां पे हैं, तो इसमें ये नहीं है कि, ये जरूरी नहीं है कि इसमें यूनियन गवर्नमेंट, जैसे हमारे बाकी जब इंडिया में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है, वहां पे यूनियन टेरिटरीज को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, एलजी के प्रेरोगेटिव्स क्या है, चीफ मिनिस्टर के प्रेरोगेटिव, आपको डिफरेंटली देखना पड़ेगा जम्मू कश्मीर को, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशंस डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नेशन। यहाँ पे हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, दिनेश जी बैठे हुए हैं, मुझे लगता है एग्री करेंगे इस चीज को कि लोगों के साथ वैक्यूम करके और अलाइन करके लोगों को आप किसी चीज का हल नहीं निकाल सकते हैं। इसमें सुप्रीमेसी दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले 10 सालों से अगर हम बात करें तो यही सेंटर तो जो है वो सिक्योरिटी रिव्यू लेती रही है। बड़े बड़े जो नुमाइंदे हैं वही तो सिक्योरिटी रिव्यू लेते आ रहे हैं। फिर ऐसा क्या है? अगर हम 2018 की अगर हम बात करें, 2018 के बाद की बात करें, यहाँ पे सरकार नहीं थी, तो जाहिर सी बात है जो ये 6 साल का पीरियड है इसमें तो कोई मुख्यमंत्री था ही नहीं। तो आज अगर मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया जी ललित जी, फिर तो सबसे पहले ये है कि फिर तो चुनावों की भी जरूरत नहीं थी। फिर तो चल रहा था, जैसे चल रहा था वैसे चलने देना चाहिए था। तो ये तो उमर साहब ने भी कहा था, तो ये तो उमर साहब ने भी कहा था। नहीं, सवाल ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद ही कहा था कि मैं ऐसी यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहूंगा, यहाँ पर उनको अधिकार ही नहीं है। एक चपरासी को वहां पर वो करने के अधिकार नहीं है, ट्रांसफर करने के अधिकार नहीं है। जब आपको मालूम था ये सब कुछ होना है, तो फिर चुनाव क्यों लड़ा? नहीं ललित जी, मुझे एक चीज बताइए, आप गवर्नमेंट किसके लिए होती है? बेसिकली जमहूरियत किसके लिए? लोगों के लिए है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। आप तो वही काम करेंगे जो लोगों के हित में हो। ठीक।
हमें तो डेमोक्रेसी चीज ही यही है ना, है ही लोगों के लिए, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अगर हम लोगों के हित की बात करेंगे फिर तो चल रहा था जैसे चल रहा था वैसे चलने देना चाहिए था। ठीक है अजय आप जी। ये देखिए, अजय जी, आप अगर इसी चीज की अगर गारंटी अगर लेते सब हैं, कुछ एलजी ललित जी साहब एक ने ही सेकंड, लेट मी ठीक। कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट प्लीज। अगर आप इसी चीज की दुआई देते हैं कि जैसा चल रहा था, आप देखेंगे पिछले 4 साल में उन जगहों पे मिलिटेंसी बढ़ी है जहां पे मिलिटेंसी उस टाइम पे भी नहीं थी, जब जम्मू और कश्मीर में पीक में मिलिटेंसी थी। आपके कुछुआ में मिलिटेंसी नहीं देखने को मिलती थी, रजौरी पुंछ में मिलिटेंसी खत्म हो चुकी थी, सांबा जैसे एरिया में आपको मिलिटेंसी अटैक दिखे। आप किस चीज को कह रहे हैं कि फिर तो जैसा चल रहा था वैसे चलने देना चाहिए था। कंसर्न ये नहीं है जैसा चल रहा था, कंसर्न ये है कि अगर आपके जम्मू यहां पे हालात खराब हैं, आज आप जी देखेंगे थोड़े दिनों पहले, 2-3 दिन पहले बारामूला में, कुछुआ में, उसके बाद सोपूर में 3-3 आपके दर्दनाक हादसे हुए। ठीक है इसका इसी का मतलब इसी कि का आपको इसी का क्यों जवाब ले इसी का जवाब इसी का जवाब हम अजय भारती जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, जब सब कुछ एलजी साहब ने डिसाइड करना था तो फिर ये चुनाव क्यों? क्या ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये चुनाव हुए हैं? जब आप एक मुख्यमंत्री को नहीं बुला रहे हैं इस बैठक में तो ये सवाल उठेगा ही कि भाई साहब, जम्मू कश्मीर में लोगों के द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री है। ये नहीं है कि दिल्ली ने कोई डेप्यूट कर दिया यहाँ पे, हाँ जी आप बन जाइए मुख्यमंत्री। ललित जी, मुझे लगता है समस्या वहां शुरू हो जाती जब इंडी ब्लॉक के लोग कॉन्स्टिट्यूशन की वो जो खाली किताब लेकर घूमते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को न पढ़ते हैं, न समझते हैं, न जानते हैं। जी सबसे पहले मैं अपने दोस्तों से निवेदन करूंगा, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मित्रों से, कि अब वो पुरानी आदत छोड़ दीजिए कि ये हम कुछ विशेष हैं। जम्मू कश्मीर जब विशेष था तब आपने क्या कर दिया, कौन से कमाल कर दिया, तब तो हमने देखे जब यहाँ पर 370 की बड़ी दीवार भी थी, वो सारे ये था। इसलिए अब उस चीज को भूल जाए, वो कभी दोबारा आने वाला नहीं है। हम हर उस स्टेट का, जो भारत के बाकी स्टेट है या यूनियन टेरिटरीज है, उन्हीं की तरह से हम एक है, न कम है न ज्यादा है। हमको भी गवर्न करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो गवर्न करता है। इसमें किसी की मर्जी विम्स पर कुछ चलता नहीं है, न चलेगा। हाँ, इसमें पावर्स क्लियर है, ये आपको ध्यान में था। आपने चुनाव लड़ने के बाद जब आपने गद्दी संभाली तब भी आपने कहा हाँ हमें मालूम है कि हमारे पावर्स क्या, हमारे पास सफिशिएंट पावर्स है। दिक्कत कहां है? दिक्कत दिल्ली के चुनाव के परिणाम से है, क्योंकि मालूम है अब लोग डिससेटिस्फाई होते हैं जल्दी, और वो बहुत बुरी तरह से सजा देते हैं, वोट के माध्यम से सजा देते हैं। वो डर है, इसलिए बहाना बनाना है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा और जनता को भी ध्यान में लाऊंगा कि केजरीवाल साहब ने ये बहाने बहुत दिन चलाए, एक सीमा के बाद वो चलते नहीं है। जो आपके पावर्स हैं, हद इख्तियार में जो है, उन पर फोकस करके उसमें कुछ करके दिखाइए। सिर्फ ब्लेम गेम करके लेकिन अपने वो को कह रहे हैं बचाने की कोशिश हमारे पास पावर ही नहीं है, आप हमें काम ही नहीं करने दे रहे। मुझे ये बताइए, जब इन्होंने ये अपना मैनिफेस्टो बनाया, उसमें जो लिखा, देखिए इस पार्टी के और इस डायनास्टी के यहाँ पर 4-4 मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या उनको अनुभव नहीं है? जब वो मैनिफेस्टो लिख रहे थे, वो जो वादे कर रहे थे, वो किस बिना पर कर रहे थे? उन्होंने सोशल वेलफेयर का वादा किया, उन्होंने कहा कि हम पेंशन एनहांस करेंगे। किसने रोका? कौन सी उसमें कमी है? उन्होंने कहा हम स्मार्ट मीटर को यहाँ तवी में, वहां जहलम में फेंकेंगे। किसी ने रोका क्या? अगर आपके पास अधिकार है, आपने वो वादा किया था, कर लीजिए ना। आपने कहा था कि हम 1 लाख 3 महीने में एक ऐसी योजना लेकर आएंगे, 1 लाख जॉब उसका रोड मैप बताएंगे। कहां है? लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं आप, आपको वो करना नहीं है। लेकिन इसलिए लेकिन लेकिन blame किया। लेकिन अजय जी, सवाल ये है कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब कोई फैसला लेंगे तो फाइल तो एलजी के पास जाएगी ना। अगर वो जेन्युइन होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगी, एलजी साहब क्यों रोकेंगे उसको? और अभी तो इन्होंने बिजनेस रूल्स का भी कुछ बताया, हालांकि उसमें ये अपोजिशन को साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसा आपने ही देखा होगा कि ऐसा इनका कोई स्वभाव नहीं है, ना उनकी कोई ऐसी मंशा है। लेकिन फिर भी उसमें क्लियर होगा कि जो जो उनके हद इख्तियार में है, अगर उन्होंने कोई फैसला लिया, उन्होंने हालांकि उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन कर दी, लेकिन मान लो एक फायर विक्टिम है, उन्होंने उनको सैंक्शन कर दी। एलजी साहब ने रोका क्या? उन्होंने अभी डीए को क्लियर कर दिया, कब इंप्लीमेंट करेंगे, रिसोर्सेज है कि नहीं है मालूम नहीं है मुझे, वो कब कर देंगे। तो एलजी साहब ने रोका क्या?
जब वो जो उनके अथॉरिटी जिस चीज की है, जब वो काम करेंगे, एलजी साहब क्यों रोकेंगे? एलजी भी कोई व्यक्तिगत नहीं है, इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगा। वो कैसे रोक सकते हैं? जी लेकिन मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, 2019 से पहले यहां पर इतनी ताकतें थी, आपके पास बहुत सी ताकतें थी, तब भी आपने क्या कर दिया? तब तो जम्मू कश्मीर के लोग परेशान तब भी रहे। क्या 2010 हमें याद नहीं है? 2008 हमें याद नहीं है? कौन भूल गया उसको? कैसे भूल सकते हैं? तो फिर तो इसका मतलब था कि अगर आपको लग रहा है हालात खराब है तो फिर चुनाव ही नहीं करवाते। नहीं, अगर हमें इन नहीं लग सरकारों रहा ने है। यही हमें करना है। आप देखिए ललित जी, 2019 के बाद क्या किसी स्टोन पेल्टिंग में कोई डेथ हुई? क्या सिविलियन की किलिंग हुई? आप ये देख लीजिए, यहां पर मोटे तौर पर कह जाते हैं कि 2019 तक लगभग 8 साल कश्मीर बंद रहा। 2900 कुछ दिन बंद रहा, लगभग 8 साल। ठीक, 2019 के बाद कितने दिन रहा बंद? हालात बदले नहीं क्या? चलिए लेकिन दिनेश सर मैं कुछ आपके विषय पास आऊंगा। हालात बदले हैं, 2019 के बाद हालात बदले हैं, और एलजी साहब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी करेंगे, लेकिन जो आर्टिकल है उसके तहत उनके पास ये पावर है। आपको क्या लगता है इन ये दो पावरों के बीच में जनता पिस रही है? क्या एलजी साहब चाहते तो उनको बुला सकते थे, जाहिर सी बात है अनुभव भी है और चुने हुए मुख्यमंत्री भी है, ठीक है, कानून जो धाराएं जो आर्टिकल है उसको हम साइड पे रखेंगे, लेकिन अगर आप सिक्योरिटी को लेकर इतनी बड़ी बैठक कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने बैठकें की है, और मुख्यमंत्री को ना बुलाना, तो ये तो देश के अन्य राज्यों में ये संदेश जाएगा कि जम्मू में एक डमी जो है वो मुख्यमंत्री है। जी ललित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मेरे दो जो को पैनलिस्ट है, मेरी तरफ से दोनों को नमस्कार, गुड इवनिंग। जी अभी जो पहले जो बैठकें हुई, जो दिल्ली में बैठकें हुई, जहाँ ऊपर एलजी थे, उनकी गृह मंत्री के साथ बैठकें, उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं बना, उसमें मुख्यमंत्री ने भी कोई बात नहीं की। आज भी जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला के जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, उन्होंने ये रिएक्ट किया कि चीफ मिनिस्टर को बुलाना चाहिए था। ये बात ठीक है कि जब इलेक्शन हुए तब इनको मालूम था नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि हमें मतलब इतनी तनख्वाह पे ही काम करना पड़ेगा, यही रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे। लेकिन एक बात मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं उनकी बात को थोड़ा इंडोर्स करता हूँ कि जम्मू कश्मीर ना दिल्ली है, ना कर्नाटका है, ना बाकी स्टेट है। जम्मू कश्मीर एक हाईली सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पे हम एक प्रॉक्सी वार, जो हमारे पड़ोसी ने, हमारे प्रतोपी है, हम वो प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस प्रॉक्सी वार के कारण हमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, जब सिक्योरिटी की मीटिंग होती है तो मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर को भी बुला लेना चाहिए, क्योंकि आइंदा ऐसा होगा जैसे अभी पिछले दिनों जो भी छोटे मोटे इंसिडेंट हुए, जब जहाँ कोई टेरर अटैक हुआ, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, सरकार कहते हैं कि हम जिम्मेवार नहीं है, ये एलजी की जिम्मेवारी है और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। अगर हम बेटर कोऑर्डिनेशन बनाएं, सरकार को, जो इलेक्टेड, जो लोगों ने चुनी हुई सरकार है, लोगों की सरकार है, उसको भी अगर इन्वॉल्व करें, जैसे आपने कहा कि रूल्स को रिलैक्स किया जा सकता है। हम, हमारे लिए देश और स्टेट प्रायोरिटी है हमारी। हमें इस ईगो में नहीं रहना कि ये रूल ये डिसाइड करता है कि एलजी ने चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाना है। जब सरकार ये कहती है कि हमारी हमें हमारी पावर है, एलजी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना, मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर, एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि कई सालों के बाद जम्मू कश्मीर में एक पॉपुलर सरकार बनी है और इस पॉपुलर सरकार को कुछ समय टाइम देना चाहिए, काम करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन से काम करना चाहिए, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। तो मेरी ये सजेशन है, मुझे ये लगता है कि इसको कोई ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए, रूल्स को रिलैक्स करके सबको अकोमोडेट करना चाहिए, ताकि सब मिलजुल के कोई ऐसी कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी बनाए। जी, सब मिलकर स्ट्रेटजी बनाए। इमरान साहब, सवाल तो यही है ना, उमर साहब ने कहा था कि हम बिजनेस रूल्स बनाएंगे और एलजी साहब को हम देंगे, ना तो बिजनेस रूल्स बन रहे हैं, ना एलजी साहब के पास कोई फाइल गई है, तो फिर आप किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि एक अहम बैठक हो रही है और उसमें उमर साहब को बुलाया जाएगा, जबकि सबको पता है कि ये लड़ाई अहंकार की अब पहुंच चुकी है। नहीं, देखिए ललित जी, बिजनेस रूल्स और ये जो इस तरीके की रिव्यू मीटिंग्स जो हुई है, ये दो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। बिल्कुल बिजनेस रूल्स का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस रूल अपनी जगह है। बिजनेस रूल मेरे को लगता है कि इस बजट सेशन के दौरान बिजनेस रूल्स आ जाने चाहिए, जिसमें क्लियरली डिफाइन हो जाएगा, मुझे लगता है कि किसका तो क्या बनाने पर्सपेक्टिव किसने है? रहेगा। कंसर्न तो बनाने वो किसने नहीं है? है।
ये जैसे हमारे आज भाजपा के ओहो। प्रवक्ता बोल रहे हैं, जैसा काजी पूरा साहब देश चलेगा बनाने वैसा किसने यहाँ पे है? भी चलेगा, ये बेसिकली इनको प्रॉब्लम ना तो देश के साथ है ना इनको कानून के साथ है, प्रॉब्लम इनको एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ है बेसिकली। ये इन्होंने एक जिद पार रखी है कि नहीं हमने बोलना यही है चाहे लोगों का नुकसान हो उसमें, इससे पर पिछड़ा लोगों का कोई नुकसान नहीं तो है। आप भी तो कर रहे ये जो कि हैं। गैप जितना नहीं वाइडन मुझे ये हो जाएगा बताइए, ना, उससे लोगों नहीं का नहीं सर नुकसान सर होगा। सर मुझे ये बताइए, और जो आपने वादा लोगों के किया, हमदर्द आपने होंगे, नहीं नहीं आपने वादा किया 12 सिलेंडर, आपने वादा किया 200 यूनिट्स, आपने वादा किया जो आप डेली वेजर्स हैं उनको पक्का करेंगे, तो कोई ऐसा फैसला लीजिए ना। और अगर एलजी साहब उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या फिर उसको रिजेक्ट करते हैं, फिर आप बोलिए। आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया इन 4-5 महीनों में, और लोगों ने जमकर आपको वोट दिए। देखिए ललित जी, मैं आपको बताऊं, आप जब भी इलेक्शन में आते हैं ना, आप अपना एक प्रोग्राम देते हैं, एक इलेक्शन मैनिफेस्टो देते हैं एक अपना। जी वो इलेक्शन मैनिफेस्टो आप अपने 5 साल का जो आपका कानूनी तौर पे हक बनता है, उस 5 साल का मैनिफेस्टो आप लोगों के सामने रखते हैं। आप गवर्नमेंट को टाइम दीजिए, आपका पूरा हक बनता है ये सवाल पूछने का। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब लेड गवर्नमेंट फेल हो जाएगी लोगों के प्रोमिसेस को फुलफिल करने में, अभी गवर्नमेंट को 3 महीने हुए, अभी आपके पास बिजनेस रूल्स तक नहीं आए हैं, आपके तो मैं पास वो यही पूछ रहा हूँ, डिफाइन नहीं है तैयार अभी किसने तक कि करने हैं? किसके क्या अजय जी, प्रोगेटिव्स हैं, अजय किसके जी मैं क्या आपके पास पावर्स हैं। आऊंगा। ये बिजनेस रूल किसने तैयार करने हैं? ये जो 200 यूनिट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, या फिर यूं हम कहें कि और भी जो सिलेंडर्स वगैरह जो भी है, सोशल वर्क्स जितने भी हैं, ये किसने करने हैं? क्या इसमें एलजी साहब की कोई दखल अंदाजी है? क्या कोई ऐसी फाइल गई जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी और एनसी जो इतना बवाल कर रही है? नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं अजय जी से, अजय जी से। अच्छा आप मुझसे हाँ अजय जी, ये बिजनेस रूल बनाने किसने है, ये बताइए। पहले तो जनता को ये नहीं पता चल रहा। देखिए बिजनेस रूल तो एक हिस्सा तो उसका बना हुआ है जो पार्लियामेंट का करेंगे, ठीक है। दूसरी यहाँ पर जो है वो असेंबली ने बनानी है, उसमें भी 2 प्रकार के हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक असेंबली के चलने के लिए। उसमें से मैं फिर बता रहा हूं, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो इस वक्त हमारे गवर्नमेंट यहाँ जिन्होंने बनाई, अगर उनका सचमुच में इंटेंशन लोगों का हित होता तो वो सबको साथ लेकर चलते। आप मैं पब्लिश्ड रिपोर्ट के हिसाब से कहता हूं, अभी हमारे पास, मैं उसको अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, अथॉरिटेटिवली भी नहीं कहूंगा क्योंकि ऑफिशियली कुछ आया नहीं, लेकिन अपोजिशन के जो मेंबर्स उस कमेटी में थे उनकी बात नहीं सुनी गई। ये पब्लिश्ड रिपोर्ट्स के आधार पर मैं कहता हूं, और ये चाहते हैं कि हमारे साथ लेकर हमको चलिए साथ, तो खुद वो वैसा नहीं करेंगे। एक बार लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ कितनी बार आप बैठे, मुख्यमंत्री साहब के आइए जरा बैठकर तय कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर को इस सारी मुसीबत में से आगे कैसे ले जाए। क्या वहां पर ईगो काम नहीं कर रहा है? क्या आपने लीडर ऑफ अपोजिशन को अकोमोडेट करके उनको उनकी हैसियत के मुताबिक जो उनका ड्यू बनता है, क्या आपने उनको वो सारा सम्मान दे दिया क्या? लेकिन आपके लिए चाहिए हमें ये तो इसलिए वास्तविकता ये है कि जो ये अपना मैनिफेस्टो पढ़ते नहीं है, पता नहीं वो कौन लोग बनाते हैं और इनको क्यों नहीं बताते हैं। इन्होंने पहले 100 दिन के लिए कुछ वादे किए हैं, मैं 5 साल वाला वादा याद नहीं दिला रहा, 100 दिन का वादा जो आपने किया था उसके, वो तो क्या कहते हैं कि वो नन्हे के पाँव उसमें पालने में ही दिखाई देते हैं, आपने तो उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं थी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप जो और जितने भी आपने काम किए उसमें प्योर डिस्क्रिमिनेशन और आपकी अपने भाई भतीजावाद दिखाई दे रहा है। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपने वास्तव में यहाँ पर सबको साथ लेकर चलना था, वो आपकी वर्किंग में दिखता, आप जब आप कमेटी बनाते हैं उसमें दिखाई देता, आप अपोजिशन के लोगों को भी साथ लेकर चलते, वैसा आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन नहीं, ठीक है, अपोजिशन को लेकर अगर ये साथ नहीं चल रहे हैं तो एलओपी भी कौन से मुख्यमंत्री के साथ मिलकर आए हैं? नहीं, वो आप देखिए ना, एलओपी के पास अधिकार नहीं है। नहीं एलओपी लेकर नहीं जाएंगे। एलओपी कैसे जाए? मुख्यमंत्री और एलओपी में ललित जी उसको कंसिडर करिए, जो प्रोटोकॉल की कोई बात होती है, एलओपी मुख्यमंत्री को नहीं बुला सकते हैं। मुलाकात नहीं बुला नहीं सकते, मुलाकात तो कर सकते हैं ना, बुलाना नहीं बुलाना एक अलग चीज है। ये रूल्स इनिशिएटिव किनका होना चाहिए? हाँ जी, इनिशिएटिव मुख्यमंत्री जी का होना चाहिए। नहीं ललित जी मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मुझे ये बताइए, दिल्ली में तो फटाफट
दिल्ली में गृह मंत्री के साथ 2 मिनट में मुलाकात हो क्योंकि जाती है। वहां पर वो और सुनते जम्मू कश्मीर की आवाम के हित के लिए क्या ये जो प्रोटोकॉल जो चल रहा है, वैसे तो मुलाकातें बड़ी हो जाती हैं, तो निश्चित इस रूप पे से। क्यों नहीं मुलाकात हो रही है? नहीं, क्यों देखिए, नहीं? इसमें मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा, जो मैं दिनेश जी के साथ भी विद ड्यू रेस्पेक्ट डिसएग्री करूंगा, वो ये है कि आखिर अगर मान लीजिए रूल्स को चेंज करना है, रिलैक्स करना है, ये कौन करेगा? अगर किसी चीज की सर्जरी करनी है, वो कोई नाई नहीं कर सकता, वो नहीं कर, वो क्वालिफाइड डॉक्टर, और उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के माध्यम से करिए ना। इनके पास एमपीज है, पार्लियामेंट में शुरू करे ना, वो वहां तो चुप बैठते हैं, वहां बात ही नहीं करते। वहां क्या बात करते हैं कि ये टूरिस्ट आ रहे हैं, ये कल्चरल इन्वेडर्स हैं, उनके एमपी ये बात करते हैं। तो इनको समस्याएं हल नहीं करनी है, इन्होंने समस्याएं क्रिएट करनी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, उसका लिमिटेड रोल है, एज अपोजिशन उनका लिमिटेड रोल है। ठीक, दिनेश जी, क्या कहा जाए, अहंकार की लड़ाई है? जी ललित, मैंने वैसे जैसे पहले कहा, ये लड़ाई अहंकार की है। ये इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है जितनी अगर हम कहेंगे बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है। आपने सरकार के एक मंत्री का वक्तव्य सुना होगा, उसने बीजेपी के 28 एमएलए को जोकर कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो मंत्री हैं वो इस गलत फहमी में है कि ये बीजेपी कांग्रेस है। ये बीजेपी है, ये कांग्रेस नहीं है। अगर आप बीजेपी की जम्मू स्टेट लीडरशिप को इग्नोर करोगे तो सेंट्रल लीडरशिप आपको घास नहीं डालेगी। कांग्रेस में होता है कि आप स्टेट लीडरशिप को इग्नोर करते हो और सेंटर आपको रिकॉग्नाइज करता है। अगर गृह मंत्री या कोई मंत्री जाके, कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री जाके केंद्र की लीडरशिप से मिलता है, तो वो अगर ये सोचता है कि वो बीजेपी की स्टेट लीडरशिप को बाईपास करके केंद्र उनको कोई रिलीफ देगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में बहुत डिफरेंस है। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप अपनी स्टेट लीडरशिप को पूरी तरह से पूछती है, अपने विश्वास में लेकर, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर कोई फैसला करती है। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप को और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मंत्री बार बार बीजेपी के विधायकों को डिमोरलाइज करने की, डिमीन करने की कोशिश करते हैं, इनको साथ लेके चलना चाहिए। और बीजेपी की लीडरशिप को भी चाहिए, जैसे एलजी है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, उनको भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन जो जैसे आपने शुरू में कहा कि कुछ शुरू में तलखी इतनी ज्यादा होगी, कुछ मंत्रियों ने, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने बीजेपी की स्टेट लीडरशिप पे कुछ ऐसे कमेंट किए जो स्टेट लीडरशिप को मतलब डाइजेस्ट और नहीं जिसके हुआ। बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग से असेंबली जो है वो बाहर लगा दी, ये भी उसमें देखने को मिला। जी जी जी, इमरान साहब, कंफ्यूज तो आपकी पार्टी है। एमपी रहुला साहब खुद मुख्यमंत्री के खिलाफ हल्ला बोल देते हैं। वो कहते हैं कि जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको लेकर उन्होंने बकायदा प्रोटेस्ट किया। स्कीना इट्टू जी कहती हैं कि रहुला साहब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी में ही ये एक किस्म की कंफ्यूजन है कि किसके खिलाफ बोलना है, किसके खिलाफ नहीं बोलना है। डॉक्टर साहब कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हमें सेंटर के साथ नहीं टकराना है। उमर साहब तारीफों के पुल बांधते हैं प्रधानमंत्री जी के, और आपके जो एडवाइजर हैं सीएम साहब के, वो कह रहे हैं जी ना बुलाकर जो है वो बेइज्जती कर दी है, यहाँ पे बुलाना चाहिए। जबकि उमर साहब, जिस तरह से अजय भारती जी ने कहा कि उन्होंने कोई विरोध ही नहीं किया, उन्हें मालूम है मेरी पावर क्या है और मुझे कहाँ ये एलजी साहब डिसाइड करेंगे मुझे बुलाना है कि नहीं बुलाना है। देखिए ललित जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल एक नोट पे है। आपके अच्छा। देखने का नजरिया या किसी के देखने का नजरिया थोड़ा अलग हो सकता है। नहीं, नजरिया तो वही है जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो सबको दिख रहा है, वो मुझे भी दिख रहा है, वो आपको भी दिखा, वो रहुला साहब को भी दिखा। वो किस तरह से अपनी पार्टी के विरोध में हो गए, प्रोटेस्ट किया, तो इसका मतलब क्या रहुला साहब क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट है? आपने अगर उनके तो वो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ? क्लियरली उन्होंने कहा कि मैं उन स्टेटमेंट्स पे हूं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है, वो बिल्कुल उससे अलग नहीं है। लेकिन उमर साहब ने तो फिर उसको बकायदा उनसे सवाल किया कि जो प्रोटेस्ट आप मेरे खिलाफ कर रहे हैं वो आप संसद में कीजिए, स्टेटहुड को लेकर, देखता हूं आप कितना बोलते हैं वहां पे। नहीं, वो एग्री हो गए हैं, वो बात कर रहे हैं। उन्होंने परसों भी, अगर पार्लियामेंट परसों की आप बात सुनेंगे, उन्होंने क्लियरली वहां पे पूरे देश को बताया कि जो पोजीशन हमारी 2000 ये जो 370 के पहले की पोजीशन और 370 के बाद की पोजीशन क्लियरली उन्होंने लोगों को पार्लियामेंट में बताई। लोगों को सुनना चाहिए उस चीज को कि कितना आगे था जम्मू कश्मीर 370 में और कितना पिछड़ा हुआ हो गया है 370 तोड़ने के बाद। ये चीजें आपने लोगों को नहीं बताई, ना तो आप ये लोगों को बताएंगे कि हम ह्यूमन इंडेक्स में जो उन्होंने फिगर्स दिए, उन्होंने जो लिटरेसी रेट का फिगर दिया वहां पे प्री 370 और पोस्ट 370 का,
उसने बाकी चीजों का जो वहां पे एम्प्लॉयमेंट का फिगर दिया वो आप लोगों को नहीं बताएंगे? उन चीजों भी तो रोशनी अरे रखिए वो आप। लोग तो सुन रहे हैं ना, लोग तो आपको भी सुन रहे हैं, लोग उनको भी सुन रहे हैं, लोग उमर अब्दुल्ला साहब को भी सुन रहे हैं। बिल्कुल अजय बिल्कुल जी, बिल्कुल। अजय जी, क्या जी एनसी फूंक फूंक कर कदम रख रही है? वो इन नहीं, मुद्दों को इसलिए ज्यादा हवा नहीं दे रही है जो इन्होंने वादे किए थे कि भाई साहब हमें मालूम है कि ये होंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने अधिकार ही नहीं है, और हम ब्लेम जो है वो बकायदा केंद्र पर या फिर एलजी साहब पर लगा देंगे। अब वो जमाना रहा नहीं। आप देखिए ना, वही मैं कह रहा हूँ कि ये केजरीवाल साहब से ज्यादा नौटंकी तो नहीं कर सकते। लेकिन मुझे इमरान साहब की बात में से एक चीज लगा कि अगर रोहला साहब एनसी के स्टैंड पर है तो इसका मतलब है मुख्यमंत्री जी एनसी के स्टैंड पर नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही स्टैंड पर नहीं है, दोनों का डिफरेंट स्टैंड है। तो अगर ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब का एनसी का स्टैंड अलग है तो वो अलग बात है। लेकिन जब ये कहते हैं कि इन्हीं की पार्टी के नेताओं का स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है कि यहां पर गरीबी की वजह से टेररिज्म बढ़ा है, आज कहते हैं कि हम बहुत आगे थे, अब कौन सी बात को आप सही मानेंगे? ये एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, रिकॉर्ड कौन सा बता रहे हैं? ये जो पीरियोडिक जो लेबर फोर्सेस का ये आता है उसमें हम अपनी जरा उसको देख लीजिए, कौन सा रिकॉर्ड बता रहे हैं? ये सीएमआई की बता रहे हैं, जिन्होंने अपने डाटा को शेयर नहीं करते हैं लोगों के साथ, और इन्होंने जो पार्लियामेंट में बोलते हैं जब उसका जवाब दिया जाता है उसको ये कोट नहीं करेंगे। यहां पर रिकॉर्ड नंबर का टूरिस्ट अगर आता है उसके कारण, एक छोटा सा एग्जांपल मैं गंडोला का देता हूं, गुलमर्ग का 100 करोड़ की टिकटें उससे ज्यादा बिकी, और उसमें से भी घोटाला अलग है। ये ऑफिशियली जो रिकॉर्ड है 100 करोड़ का टिकट, बताइए मुझे कोई एक साल जब यहां इतना हुआ, और ये कहते हैं कि कुछ नहीं। तो इंक्वायरी बिठाइए ना। नहीं, मैं वो बता रहा हूं, वो सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा है, आप किस किस चीज को आप इंक्वायरी करेंगे? सोशल मीडिया पर बड़ा कुछ आता है सर, सोशल वही मीडिया मैं कह रहा हूं, ललित जी, इसलिए मैंने ललित जी उसकी पिछले जिक्र नहीं 10 किया। साल से अच्छा, ये नहीं, गवर्नमेंट में है, डायरेक्टली मैं- इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर में। इनसे पूछिए ना, मैं इनको मुद्दे किसने की बात इनके करता हाथ हूं। किसने मुझे पकड़े ये हुए थे? बताइए, मुझे ये वही बताइए, एक ये स्कैम जो उन्होंने जो सिक्योरिटी, नेशनल ये जो कॉन्फ्रेंस का सिक्योरिटी को निकाला हो, लेकर, ये जो सिक्योरिटी को लेकर बैठक हुई है, मैं- तो क्या ये मान लिया जाए कि ये जितनी भी सिक्योरिटी में लैप्सेस हुई हैं, जो कोताही हुई है, जो अटैक्स हुए हैं, जो गुंडागर्दी यहां पर फैली है, तो इसका मतलब फिर एलजी साहब हैं ये डायरेक्ट जिम्मेदार है? फिर तो एनसी सही कहती है कि पुलिस हमारे हक में नहीं है, हम नहीं बोलेंगे, ये तो आपका वो है, कार्य क्षेत्र है, ये आपके हिसाब से जो हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर इसका मतलब जिम्मेदार कौन है फिर? नहीं, गुंडागर्दी मतलब यानी इससे मतलब आपका कौन सा है? क्या अगर किसी नाके पर किसी को कहा जाता है रुक जाओ, वो रुकता नहीं है, तो मतलब जो सिक्योरिटी के जो आप स्टैंडर्ड आप बात को ऑपरेशन घुमा रहे हैं। गुंडागर्दी ये है जी कि भरे दिन दिहाड़े में ज्वेलर्स की एक शॉप पर बकायदा डकैती पड़ जाती है। गुंडागर्दी या ये पुलिस- है यहाँ पर जो कि जीवन माफिया चौक है, में सरेआम गोली चल जाती है। गोली चलती है, यहाँ पर बकायदा पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, और जिस तरह से 3 जवान कल शहीद हो गए, वो ललित जो जी, पहले तो आईईडी एक थी, चीज मैं तो इसका निवेदन मतलब करना ये चाहता कौन जिम्मेदार है? फिर कौन जिम्मेदार है? फिर इसका मतलब केंद्र सरकार के अधीन ही आती है। जी, आपने पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं करता, हाँ, इसलिए ठीक है, निवेदन करूंगा कि मुझे भी नहीं कोई नहीं, interrupt ये ना करे, डिबेट बड़ी अच्छा अच्छी नहीं चल रही है, लगता। कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा, हाँ, बहुत कोई अच्छी चल रही है, interrupt बाकी नहीं। चैनल्स की तरह नहीं है। देखिए, जो हाँ, टेररिज्म की बात है, अगर बॉर्डर पर कोई इंसिडेंट हुआ है, हमें मालूम है कि वो कहां से आ रहा है, कैसे हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिक्योरिटी के कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स है, अगर उसको कोई वायलेट करता है तो क्या उस पर पुलिस की एक्शन को हम गलत माने? एक रही बात जो नॉर्मल क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है, सारी दुनिया में हो रही है, यहां पर भी हो रही है, क्या उसके बाद पुलिस इनएक्शन में है? क्या पुलिस ने एक्शन नहीं किया? क्या पुलिस को जैसे आप कितने ही इंसिडेंट्स ले लीजिए जिसमें पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के कारण आपने क्रिमिनल्स को भी पकड़ा और जो सिविलियंस की प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व भी किया, उसको अप्रिशिएट भी कर दीजिए। अगर 100 में से एक का फेल हो गया, लेकिन 98 केसेस जो ठीक हुए उसको भी तो अप्रिशिएट कर लीजिए। पुलिस जिनके पास है नेचुरली पुलिस तो अपना काम कर रही है, आतंकियों के साथ तो लोहा ले रही है, लेकिन जो यहाँ पर हो रहा है, वही मैं कह रहा हूं, इसमें पुलिस लीडरशिप पर कोई क्वेश्चन नहीं हम कर सकते हैं। हाँ, उनकी जो दिक्कतें हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कैसे मैं कह रहा हूं करते हैं, इसकी ये जिम्मेदारी चीज़ कौन लेगा? ये उमर साहब लेंगे या आप लेंगे?
नहीं, अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई लैप्स हुए, वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की है। अच्छा। उसमें तो जिनके उनके पास नेचुरल है, लेकिन ऐसा लैप्स हुआ क्या कहीं, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ठीक है दिनेश सर, मुझे ये बताइए कि इस तरह से जो ये हो रही है, वारदातें हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है फिर? देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट अजय जी, लेकिन सिचुएशन आप ये नहीं कह सकते कि बाकी जगह क्राइम हो रहा है कि जम्मू में भी क्राइम हो रहा है। जम्मू बाय एंड लार्ज एक पीसफुल सिटी था। 90s में यहाँ गैंग वार होती थी, लेकिन 90 के बाद गैंग वार ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। जैसे हमने कल परसों भी इसी चैनल में डिबेट की थी, जो गैंग बन रहे हैं, जो गैंग उन्होंने अपनी अपनी जगह किंगडम बना ली, अपनी अपनी एक एक तहसील में एक एक गैंग पूरा चल रहा है। जम्मू के बॉर्डर एरिया में पूरे गैंगस्टर चल रहे हैं, वहाँ लैंड माफिया, ड्रग माफिया और माइनिंग माफिया, तीनों का पुलिस के साथ नक्सल चल रहा है। तो जम्मू को आप दिल्ली के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बॉर्डर के उस पार जो बैठा हमारा दुश्मन है, वो इन गैंगस्टर को यूज कर सकता है। तो ये गैंगस्टर केवल जम्मू में थ्रेट परसेप्शन नहीं है, ये सिक्योरिटी थ्रेट भी है। तो इसलिए पुलिस का ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है कि पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन पुलिस हाफ हार्टेडली एक्शन ले रही है, क्योंकि मैं बड़ा ब्लंटली कह रहा हूँ कि पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है। नक्सल्स है पुलिस का बड़े बड़े माफिया के साथ, और जम्मू इस समय एक तरह से मैं कहूँ कि खतरे की पूरी कगार पे है। गैंग वार यहाँ बड़े बड़े स्तर पे हो सकती है, क्योंकि इसमें फाइनेंस बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। चलिए सर, आखिरी सवाल आप तीनों से। इमरान साहब, नुकसान किसका हो रहा है ये बताइए? हाँ जी, नुकसान किसका हो रहा है इस अहंकार की लड़ाई में? नुकसान देखिए, इन कंडीशंस में मैं बिल्कुल जो यहाँ पे हमारे दिनेश जी ने जो बोला, मैं इनको एंडोर्स करता हूँ हर चीज के लिए। ये हमारे सीनियर हैं और हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं, सही को सही देखने की हिम्मत रखते हैं। कभी कभी मैंने देखा है इनको बहुत बार। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कभी कभी नहीं, नुकसान हर लोगों बार का सही हो रहा है। सही चीजें रखते हैं। जी जी बोलिए। नुकसान लोगों का हो रहा है, और जो लोग लोगों की बेहतरी चाहते होंगे, यहाँ पे पीस प्रॉस्पेरिटी चाहते होंगे, वो हमेशा एक नोट पे आके बात करेंगे। वो इस चीज में, इस अपने ईगो में और अपने ये सुप्रीमेसी दिखाने के चक्कर में कभी किसी को वो नहीं करेंगे। अगर उनको लोगों की हमदर्दी होगी, आज इस वक्त 28-29 एमएलए हैं जम्मू में बीजेपी के, मुझे एक बंदे की भी आवाज नहीं आती है जो वो लोगों की बेहतरी के लिए उठा सकते हैं। हाँ, वो तब ही इतना बड़ा क्रिटिसिज्म कर सकते थे जब एक फुल फ्लेज स्टेट की पावर होती गवर्नमेंट के पास, तब वो इतने क्रिटिसिज्म कर सकते थे। आज उनको पता है कि यहाँ पे पावर्स बहुत कम है। हमें अगर अपने लोगों की भी बेहतरी की बात करनी है, जम्मू डोगरों ने उनको वोट किया है, 29 सीटें दी है उनको, लेकिन आज तक मैं कल युवा राज्यसभा के बंधु की बात सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि अभी तक एक बंदे की भी आवाज हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही है। जी अजय जी। देखिए, मैं इस डिविसिव मेंटेलिटी का बहुत भर्त्सना करता हूं। यही वजह है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा क्या किया, लोगों को डिवाइड करने के लिए, प्रवोक करने के लिए जो भी हरबा हो सकता है उसको इस्तेमाल किया है। लोगों का हम गारंटी खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देते हैं, उनके इश्यूज को जिस भी प्लेटफॉर्म पर होगा रेज किया जाएगा, और अलाउ नहीं की मनमानी अलाउ नहीं की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो काम होगा वो करने दिया जाएगा, नहीं होगा तो उसमें तो चलिए स्टेटहुड की बात रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 28 नहीं, हम तो कहते ना, उसकी तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने कहा है, अप्रोप्रिएट टाइम पर कहा है। वो कब आएगा? बस कीजिए, उसमें अप्रोप्रिएट टाइम है। आप वो छोड़ दीजिए जो आप कर रहे हैं, डेफिनेशन बता दीजिए उस अप्रोप्रिएट टाइम की। डेफिनेशन बता दीजिए थोड़ा सा उस अप्रोप्रिएट टाइम की। आप लोगों को बताइए, डिफाइन कीजिए। लकीर का फकीर नहीं बनिए। अप्रोप्रिएट मैं हूं, लेकिन नहीं, सवाल तो मेरा भी यही है कि सही वक्त कब आएगा। देखिए, आप दावे कर रहे हैं कि आतंकवाद जो है वो पूरे कंट्रोल में है, यहाँ पर आपराधिक मामले, छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, हमने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। चुनाव भी करवा दिए, बम्पर वोटिंग हुई, पार्लियामेंट के चुनाव हुए, असेंबली के चुनाव हुए, उससे पहले डीडीसी, पंचायत और भी यहाँ पर चुनाव हुए। तो फिर ऐसा क्या है कि वो सही वक्त क्यों नहीं आ रहा? या फिर आपको लगता है कि आप जम्मू के नेता इसलिए नहीं आवाज उठाएंगे कि दिल्ली वाले नाराज हो जाएंगे?
ललित जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, 2025 में आप बहुत ही परिवर्तन देखेंगे, ग्लोबल लेवल पर भी, लोकल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी। और ये जो इकोसिस्टम है, कबाल है, उसकी कमर तो टूटी हुई है। आप देखेंगे कि हालात और कितने अच्छे हो जाएंगे कि यकीन भी नहीं करना पाए। चलिए दिनेश सर, 2025 आपको क्या लगता है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो 28 विधायक हैं ये आवाज उठाएंगे? ये क्या उमर साहब के उन तमाम वादों के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे डेली वेजेस हो, चाहे सिलेंडर की बात हो, 200 यूनिट की बात हो, स्टेट हुड की बात हो? देखिए ललित जी, सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना सेपरेट एजेंडा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एजेंडा अलग है, बीजेपी का अपना एजेंडा अलग है। पर मुझे ये लगता है कि ये एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो वर्डिक्ट मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर 42 सीट्स लेके आई है, बीजेपी 29 लेके आई है, तो अगर ये सारे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें तो इस अपॉर्चुनिटी को हम जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं मिलजुल के। बाकी स्टेटहुड जब सेंटर चाहेगा तभी मिलेगी, क्योंकि ना तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मालूम है कब मिलेगी, ना जम्मू कश्मीर की बीजेपी को मालूम है स्टेटहुड कब मिलेगी। अब अप्रोप्रिएट टाइम है, वो केंद्रीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री ही जानते होंगे अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा। लेकिन ये ठीक है कि सब, अगर जिस तरह से अभी आज 120 दिन हो गए जम्मू कश्मीर में नई सरकार बने हुए, तो 120 दिन में की अगर परफॉर्मेंस देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई कन्फ्रंटेशन लेने की कोशिश नहीं की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुझे लगता है प्रायोरिटी भी यही है कि हमारे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं हम पहले उनको सॉल्व करें, जो लोगों से प्रॉमिस किया उनको सॉल्व करें, तो बाद में बाकी समस्याओं का भी समाधान किया और जाएगा। एलजी साहब के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल बेहतर हो जाए, ताकि मुलाकातें होती रहें और बैठकों में बुलाते रहें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद ललित जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये जो लड़ाई चल रही है ये अहंकार की है, और इस अहंकार की लड़ाई में अगर कोई पिस रहा है तो जम्मू कश्मीर की आवाम पिस रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो, खासकर जो विधायक है जम्मू कश्मीर के, वो शायद नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का कोई टकराव हो, और ये टकराव इतना गहरा जाए कि दिल्ली में हमारी शिकायत चली जाए। और एनसी शायद इसलिए केंद्र सरकार के साथ और ज़्यादा ताल्लुकात जो है नज़दीकियाँ बढ़ा रही हैं कि कल को अगर स्टेटहुड लेनी हो, या फिर जो बीते कल जो खबरें चल रही थी अगर उसका भी फ़ायदा लेना हो तो किसी तरह का कोई दिक्कत ना है। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि आज जो समीक्षा बैठक हुई उसमें क्या एलजी साहब जो हैं वो उमर अब्दुल्ला साहब को बुला सकते थे। हालांकि आर्टिकल के तहत जो है, रूल्स के तहत जो है वो शायद नहीं बुला सकते थे, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री होने के नाते वो उनको शिरकत उसमें कर सकते थे, करवा सकते थे। लेकिन शायद वही जो हम बार बार कह रहे हैं कि अहंकार जो है वो दोनों तरफ देखा जा रहा है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। आज बकायदा घाटी में सुरक्षा को लेकर एक समीक्षा बैठक होती है, एलजी साहब के अंडर ये बैठक होती है, और उस बैठक में बकायदा सेना के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, खुफिया एजेंसी वो शिरकत करते हैं। लेकिन दिक्कत वहाँ पर आ जाती है जब उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री है उन्हें नहीं बुलाया जाता, और एनसी ने बकायदा इस पर नाराज़गी जाहिर की है। तो क्या कहा जाए कि दो पावर्स हैं जम्मू कश्मीर में, एक एलजी और दूसरी जो है उमर अब्दुल्ला साहब। और एलजी जिस की मीटिंग लेंगे, क्या उसमें लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार के जो हेड है उन्हें नहीं बुलाया जाएगा, या फिर ये बकायदा आर्टिकल के तहत आता है कि हाँ जो यूटी के कानून है उसके तहत एलजी जो है वो जिसे चाहे बुलाएं, जिसे चाहे ना बुलाएं। इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर इसका नुकसान किसे हो रहा है और किसे फ़ायदा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका मैं आपसे तारुफ करवा देता हूं। अजय भारती जी, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, सर स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। और मोहम्मद इमरान काजी साहब जो एनसी के स्पोक्स पर्सन हैं, सर आपका भी स्वागत है। और दिनेश मल्होत्रा जी जो वरिष्ठ पत्रकार है, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले इमरान जी मैं आपके पास आऊँगा, जब ये चुनाव हुए, सरकार बनी, तब तो आपको साफ पता था कि यहाँ के जो हेड है वो एलजी साहब है,
और एलजी साहब जो फैसले लेंगे वो अपनी पावर के तहत लेंगे। आज उन्होंने जो बैठक की उसमें उमर साहब को नहीं बुलाया, तो इतना हाय हल्ला क्यों? देखिए ललित जी, हम हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन गवर्नमेंट इसको गवर्न कर रही है जैसे बाकी यूनियन टेरिटरीज को ऑल ओवर इंडिया करते हैं। इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। बट द थिंग इज दैट कि जम्मू कश्मीर को आप बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। आप इसको, ये एक सेंसिटिव स्टेट है, एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे आपको हर बहुत तरीके के इश्यूज हैं। इसमें हम चाहते हैं कि अनटिल एंड अनलेस आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, इसमें ये नहीं है कि हम कहते हैं कि नहीं जी चीफ मिनिस्टर, ये प्रोग्रेटिव है इस वक्त एलजी का, वो किसको कॉल करते हैं किसको नहीं कॉल करते हैं। बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ के पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको इलेक्टेड मेंबर्स को, जिनको लोगों ने चुना है, जो लोगों के दर्द को और बाकी सराउंडिंग्स को अच्छी तरीके से जानते हैं, जो राजभवन में बैठे हुए लोग शायद इससे पूरी तरीके से इन्फॉर्म नहीं होंगे, उनको आपको लूप में लेना चाहिए। वहां आपको सजेशंस, उनको आपको, आप लोगों को अलाइन करके आप किसी भी चीज का मसले को हल नहीं निकाल सकते हैं। आपको लोगों को लूप में लेना पड़ेगा और इलेक्टेड लोग जब वहां पे हैं तो इसमें ये नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि इसमें यूनियन गवर्नमेंट जैसे हमारे बाकी जब इंडिया में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है वहां पे यूनियन टेरिटरीज को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, एलजी के प्रेरोगेटिव्स क्या है, चीफ मिनिस्टर के प्रेरोगेटिव, आपको डिफरेंटली देखना पड़ेगा जम्मू कश्मीर को, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशंस डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नेशन। यहाँ पे हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, दिनेश जी बैठे हुए हैं, मुझे लगता है एग्री करेंगे इस चीज को कि लोगों के साथ वैक्यूम करके और अलाइन करके लोगों को आप किसी चीज का हल नहीं निकाल सकते हैं। इसमें सुपरमेसी दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले 10 सालों से अगर हम बात करें तो यही सेंटर तो जो है वो सिक्योरिटी रिव्यू लेती रही है। बड़े बड़े जो नुमाइंदे हैं वही तो सिक्योरिटी रिव्यू लेते आ रहे हैं। फिर ऐसा क्या है? अगर हम 2018 की अगर हम बात करें, 2018 के बाद की बात करें, यहाँ पे सरकार नहीं थी, तो जाहिर सी बात है जो ये 6 साल का पीरियड है इसमें तो कोई मुख्यमंत्री था ही नहीं। तो आज अगर मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया, जी ललित जी, फिर तो सबसे पहले ये है कि फिर तो चुनावों की भी जरूरत नहीं थी, फिर तो चल रहा था जैसे चल रहा था वैसे चलने देना चाहिए था। तो ये तो उमर साहब ने भी कहा था, तो ये तो उमर साहब ने भी कहा था। नहीं, सवाल ये है, नहीं सवाल ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद ही कहा था कि मैं ऐसी यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहूंगा, यहाँ पर उनको अधिकार ही नहीं है, एक चपरासी को वहां पर वो करने के अधिकार नहीं है, ट्रांसफर करने के अधिकार नहीं है। जब आपको मालूम था ये सब कुछ होना है तो फिर चुनाव क्यों लड़ा? नहीं ललित जी, मुझे एक चीज बताइए, आप गवर्नमेंट किसके लिए होती है? बेसिकली जमहूरियत किसके लिए? लोगों के लिए है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। आप तो वही काम करेंगे जो लोगों के हित में हो। ठीक, हमें तो डेमोक्रेसी चीज ही यही है ना, है ही लोगों के लिए, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अगर हम लोगों के हित की बात करेंगे फिर तो चल रहा था जैसे चल रहा था वैसे चलने देना चाहिए। ठीक है अजय जी, अगर सब कुछ एलजी साहब ने, लेट मी कंप्लीट प्लीज। अगर आप इसी चीज की दुआई देते हैं कि जैसा चल रहा था, आप देखेंगे पिछले 4 साल में उन जगहों पे मिलिटेंसी बढ़ी है जहां पे मिलिटेंसी उस टाइम पे भी नहीं थी, जब जम्मू और कश्मीर में पीक में मिलिटेंसी थी। आपको कुछों में मिलिटेंसी नहीं देखने को मिलती थी, रजौरी पुंछ में मिलिटेंसी खत्म हो चुकी थी, सांबा जैसे एरिया में आपको मिलिटेंसी अटैक दिखे। आप किस चीज को कह रहे हैं कि फिर तो जैसा चल रहा था वैसे चलने देना चाहिए था? कंसर्न ये नहीं है जैसा चल रहा था, कंसर्न ये है कि अगर आपके जम्मू यहाँ पे हालात खराब हैं, आज आप देखेंगे थोड़े दिनों पहले, 2-3 दिन पहले बारामूला में, कुथुआ में, उसके बाद सोपूर में 3 आपके दर्दनाक हादसे हुए। ठीक है इसी का जवाब हम अजय भारती जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, जब सब कुछ एलजी साहब ने डिसाइड करना था तो फिर ये चुनाव क्यों? क्या ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये चुनाव हुए हैं? जब आप एक मुख्यमंत्री को नहीं बुला रहे हैं इस बैठक में तो ये सवाल उठेगा ही कि भाई साहब जम्मू कश्मीर में लोगों के द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री है,
ये नहीं है कि दिल्ली ने कोई डेप्यूट कर दिया यहाँ पे, हाँ जी आप बन जाइए मुख्यमंत्री। ललित जी, मुझे लगता है समस्या वहां शुरू हो जाती जब इंडी ब्लॉक के लोग कॉन्स्टिट्यूशन की वो जो खाली किताब लेकर घूमते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को न पढ़ते हैं, न समझते हैं, न जानते हैं। जी सबसे पहले मैं अपने दोस्तों से निवेदन करूंगा, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मित्रों से, कि अब वो पुरानी आदत छोड़ दीजिए कि ये हम कुछ विशेष हैं। जम्मू कश्मीर जब विशेष था तब आपने क्या कर दिया, कौन से कमाल कर दिया, तब तो हमने देखे जब यहाँ पर 370 की बड़ी दीवार भी थी, वो सारे ये था। इसलिए अब उस चीज को भूल जाए, वो कभी दोबारा आने वाला नहीं है। हम हर उस स्टेट का, जो भारत के बाकी स्टेट है या यूनियन टेरिटरीज है, उन्हीं की तरह से हम एक है, न कम है न ज्यादा है। हमको भी गवर्न करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो गवर्न करता है। इसमें किसी की मर्जी विम्स पर कुछ चलता नहीं है, न चलेगा। हाँ, इसमें पावर्स क्लियर है, ये आपको ध्यान में था। आपने चुनाव लड़ने के बाद जब आपने गद्दी संभाली तब भी आपने कहा हाँ हमें मालूम है कि हमारे पावर्स क्या, हमारे पास सफिशिएंट पावर्स है। दिक्कत कहां है? दिक्कत दिल्ली के चुनाव के परिणाम से है, क्योंकि मालूम है अब लोग डिससेटिस्फाई होते हैं जल्दी, और वो बहुत बुरी तरह से सजा देते हैं, वोट के माध्यम से सजा देते हैं। वो डर है, इसलिए बहाना बनाना है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा और जनता को भी ध्यान में लाऊंगा कि केजरीवाल साहब ने ये बहाने बहुत दिन चलाए, एक सीमा के बाद वो चलते नहीं है। जो आपके पावर्स है, हद इख्तियार में जो है, उन पर फोकस करके उसमें कुछ करके दिखाइए। सिर्फ ब्लेम गेम करके, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास पावर ही नहीं है, आप हमें काम ही नहीं करने दे रहे। मुझे ये बताइए, जब इन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया, उसमें जो लिखा, देखिए इस पार्टी के और इस डायनास्टी के यहाँ पर 4 मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या उनको अनुभव नहीं है? जब वो मैनिफेस्टो लिख रहे थे, वो जो वादे कर रहे थे, वो किस बिना पर कर रहे थे? उन्होंने सोशल वेलफेयर का वादा किया, उन्होंने कहा कि हम पेंशन एनहांस करेंगे, किसने रोका? उनसे उसमें कमी है। उन्होंने कहा हम स्मार्ट मीटर को यहाँ तवी में, वहां जहलम में फेंकेंगे, किसी ने रोका क्या? अगर आपके पास अधिकार है, आपने वो वादा किया था, कर लीजिए ना। आपने कहा था कि हम 3 महीने में एक ऐसी योजना लेकर आएंगे, 1 लाख जॉब्स का रोड मैप बताएंगे, कहां है? लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं आप, आपको वो करना नहीं है। लेकिन अजय जी, सवाल ये है कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब कोई फैसला लेंगे तो फाइल तो एलजी के पास जाएगी ना। अगर वो जेन्युइन होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगी, एलजी साहब क्यों रोकेंगे उसको? और अभी तो इन्होंने बिजनेस रूल्स का भी कुछ बताया, हालांकि उसमें ये अपोजिशन को साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसा आपने ही देखा होगा कि ऐसा इनका कोई स्वभाव नहीं है, ना उनकी कोई ऐसी मंशा है, लेकिन फिर भी उसमें क्लियर होगा कि जो जो उनके हद इख्तियार में है, अगर उन्होंने कोई फैसला लिया, उन्होंने हालांकि उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन कर दी, लेकिन मान लो एक फायर विक्टिम आए, उन्होंने उनको सैंक्शन कर दी, एलजी साहब ने रोका क्या? उन्होंने अभी डीए को क्लियर कर दिया, कब इंप्लीमेंट करेंगे, रिसोर्सेज है कि नहीं है मालूम नहीं है मुझे, वो कब कर देंगे, तो एलजी साहब ने रोका क्या? जब वो जो उनके अथॉरिटी जिस चीज की है, जब वो काम करेंगे, एलजी साहब क्यों रोकेंगे? एलजी भी कोई व्यक्तिगत नहीं है, इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगा, वो कैसे रोक सकते हैं? जी। लेकिन मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, 2019 से पहले यहां पर इतनी ताकतें थी, आपके पास बहुत सी ताकतें थी, तब भी आपने क्या कर दिया? तब तो जम्मू कश्मीर के लोग परेशान तब भी रहे। क्या 2010 हमें याद नहीं है? 2008 हमें याद नहीं है? कौन भूल गया उसको? कैसे भूल सकते हैं? तो फिर तो इसका मतलब था कि अगर आपको लग रहा है हालात खराब है तो फिर चुनाव ही नहीं करवाते। अगर इन सरकारों ने यही करना है। आप देखिए ललित जी, 2019 के बाद क्या किसी स्टोन पेल्टिंग में कोई डेथ हुई? क्या सिविलियन की किलिंग हुई? आप ये देख लीजिए, यहां पर मोटे तौर पर कह जाते हैं कि 2019 तक लगभग 8 साल कश्मीर बंद रहा, 2900 कुछ दिन बंद रहा, लगभग 8 साल। 2019 के बाद कितने दिन रहा बंद? हालात बदले नहीं क्या? चलिए दिनेश सर, मैं आपके पास आऊंगा। हालात बदले हैं, 2019 के बाद हालात बदले हैं, और एलजी साहब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी करेंगे, लेकिन जो आर्टिकल है उसके तहत उनके पास ये पावर है। आपको क्या लगता है, इन ये 2 पावरों के बीच में जनता पिस रही है? क्या एलजी साहब चाहते तो उनको बुला सकते थे, जाहिर सी बात है, अनुभव भी है, और
चुने हुए मुख्यमंत्री भी है, ठीक है, कानून जो धाराएं जो आर्टिकल है उसको हम साइड पे रखेंगे, लेकिन अगर आप सिक्योरिटी को लेकर इतनी बड़ी बैठक कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने बैठकें की है और मुख्यमंत्री को ना बुलाना, तो ये तो देश के अन्य राज्यों में ये संदेश जाएगा कि जम्मू में एक डमी जो है वो मुख्यमंत्री है। ललित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, मेरे दो जो को पैनलिस्ट है मेरी तरफ से दोनों को नमस्कार, गुड इवनिंग जी। अभी जो पहले जो बैठकें हुई, जो दिल्ली में बैठकें हुई जहां ऊपर एलजी थे उनकी गृह मंत्री के साथ बैठकें, उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं बना, उसमें मुख्यमंत्री ने भी कोई बात नहीं की। आज भी जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला के जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं उन्होंने ये रिएक्ट किया कि चीफ मिनिस्टर को बुलाना चाहिए था। ये बात ठीक है कि जब इलेक्शन हुए तब इनको मालूम था नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि हमें मतलब इतनी तनख्वाह पे ही काम करना पड़ेगा, यही रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे। लेकिन एक बात मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं उनकी बात को थोड़ा इंडोर्स करता हूँ कि जम्मू कश्मीर ना दिल्ली है, ना कर्नाटका है, ना बाकी स्टेट है। जम्मू कश्मीर एक हाईली सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पे हम एक प्रॉक्सी वार, जो हमारे पड़ोसी ने हमारे पर थोपी है, हम वो प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस प्रॉक्सी वार के कारण हमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, जब सिक्योरिटी की मीटिंग होती है तो मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर को भी बुला लेना चाहिए, क्योंकि आइंदा ऐसा होगा जैसे अभी पिछले दिनों जो भी छोटे मोटे इंसिडेंट हुए, जब जहाँ कोई टेरर अटैक हुआ, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, सरकार कहते हैं कि हम जिम्मेवार नहीं है, ये एलजी की जिम्मेवारी है और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। अगर हम बेटर कोऑर्डिनेशन बनाएं, सरकार की जो इलेक्टेड, जो लोगों ने चुनी हुई सरकार है, लोगों की सरकार है, उसको भी अगर इन्वॉल्व करें, जैसे आपने कहा कि रूल्स को रिलैक्स किया जा सकता है। हम, हमारे लिए देश और स्टेट प्रायोरिटी है हमारी, हमें इस ईगो में नहीं रहना है कि ये रूल ये डिसाइड करता है कि एलजी ने चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाना है। जब सरकार ये कहती है कि हमारी हमें हमारी पावर है, एलजी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना, मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर, एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि कई सालों के बाद जम्मू कश्मीर में एक पॉपुलर सरकार बनी है और इस पॉपुलर सरकार को कुछ समय टाइम देना चाहिए, काम करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन से काम करना चाहिए, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। तो मेरी ये सजेशन है, मुझे ये लगता है कि इसको कोई ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए, रूल्स को रिलैक्स करके सबको एकोमोडेट करना चाहिए, ताकि सब मिलजुल के कोई ऐसी कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी बनाए। जी, सब मिलकर स्ट्रेटजी बनाए। इमरान साहब, सवाल तो यही है ना, उमर साहब ने कहा था कि हम बिजनेस रूल्स बनाएंगे और एलजी साहब को हम देंगे, ना तो बिजनेस रूल्स बन रहे हैं, ना एलजी साहब के पास कोई फाइल गई है, तो फिर आप किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि एक अहम बैठक हो रही है और उसमें उमर साहब को बुलाया जाएगा, जबकि सबको पता है कि ये लड़ाई अहंकार की अब पहुंच चुकी है। नहीं, देखिए ललित जी, बिजनेस रूल्स और ये जो इस तरीके की रिव्यू मीटिंग्स जो हुई है, ये दो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। बिल्कुल बिजनेस रूल्स का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस रूल अपनी जगह है। बिजनेस रूल मेरे को लगता है कि इस बजट सेशन के दौरान बिजनेस रूल्स आ जाने चाहिए, जिसमें क्लियरली डिफाइन हो जाएगा। मुझे लगता है कि किसका तो क्या बनाने किसने है? कंसर्न तो बनाने वो किसने नहीं है? ये जैसे हमारे आज भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, जैसा हाजी पूरा साहब, देश चलेगा बनाने वैसा किसने यहाँ पे है? भी चलेगा। ये बेसिकली इनको प्रॉब्लम ना तो देश के साथ है, ना इनको कानून के साथ है, प्रॉब्लम इनको एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ है। बेसिकली ये इन्होंने एक जिद पार रखी है कि नहीं, हमने बोलना यही है, चाहे लोगों का नुकसान हो उसमें, इससे पर लोगों का कोई नुकसान नहीं तो है। आप भी तो कर रहे हैं। ये जो कि गैप जितना नहीं, वाइडन मुझे ये बताइए, उससे लोगों नहीं का नहीं सर नुकसान सर होगा। सर मुझे ये बताइए, और जो आपने वादा लोगों के किया, हमदर्द आपने होंगे, नहीं आपने वादा किया 12 सिलेंडर, आपने वादा किया 200 यूनिट्स, आपने वादा किया जो आप डेली वेजर्स हैं उनको पक्का करेंगे, तो कोई ऐसा फैसला लीजिए ना। और अगर एलजी साहब उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या फिर उसको रिजेक्ट करते हैं, फिर आप बोलिए। आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया इन 4-5 महीनों में और लोगों ने जमकर आपको वोट दिए। देखिए ललित जी, मैं आपको बताऊं, आप जब भी इलेक्शन में आते हैं ना, आप अपना एक प्रोग्राम देते हैं, एक इलेक्शन मैनिफेस्टो देते हैं एक अपना। जी, वो इलेक्शन मैनिफेस्टो आप अपने 5 साल का जो आपका कानूनी तौर पे हक बनता है, उस 5 साल का मैनिफेस्टो आप लोगों के सामने रखते हैं। आप गवर्नमेंट को टाइम दीजिए, आपका पूरा हक बनता है ये सवाल पूछने का। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब लेड गवर्नमेंट फेल हो जाएगी लोगों के प्रोमिसेस को फुलफिल करने में,
अभी गवर्नमेंट को 3 महीने हुए, अभी आपके पास बिजनेस रूल्स तक नहीं आए हैं। आपके तो मैं पास वो यही पूछ रहा हूँ, डिफाइन नहीं है तैयार अभी किसने तक कि करने हैं? किसके क्या अजय जी, प्रोगेटिव्स हैं, अजय जी, किसके मैं क्या आपके पास पावर्स हैं। आऊंगा। ये बिजनेस रूल किसने तैयार करने हैं? ये जो 200 यूनिट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, या फिर यूं हम कहें कि और भी जो सिलेंडर्स वगैरह जो भी है, सोशल वर्क्स जितने भी हैं, ये किसने करने हैं? क्या इसमें एलजी साहब की कोई दखल अंदाजी है? क्या कोई ऐसी फाइल गई जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी और एनसी जो इतना बवाल कर रही है? नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, अजय जी से, अजय जी से। अच्छा, आप मुझसे हाँ पूछिए। अजय नहीं, जी, देखिए, ये बिजनेस रूल बनाने किसने है, ये बताइए पहले। पहले तो जनता को ये नहीं पता देखिए, चल रहा। देखिए बिजनेस रूल तो एक हिस्सा तो उसका बना हुआ है जो पार्लियामेंट का करेंगे। ठीक है। दूसरी यहाँ पर जो है वो असेंबली ने बनाने हैं, उसमें हम्म। भी 2 प्रकार के हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, एक असेंबली के चलने के लिए। उसमें से मैं फिर बता रहा हूं, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो इस वक्त हमारे गवर्नमेंट यहाँ जिन्होंने बनाई, अगर उनका सचमुच में इंटेंशन लोगों का हित होता तो वो सबको साथ लेकर चलते। आप मैं पब्लिश्ड रिपोर्ट के हिसाब से कहता हूं, अभी हमारे पास, मैं उसको अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, अथॉरिटेटिवली भी नहीं कहूंगा क्योंकि ऑफिशियली कुछ आया नहीं, लेकिन अपोजिशन के जो मेंबर्स उस कमेटी में थे उनकी बात नहीं सुनी गई। ये पब्लिश्ड रिपोर्ट्स के आधार पर मैं कहता हूं, और ये चाहते हैं कि हमारे साथ लेकर हमको चलिए साथ, तो खुद वो वैसा नहीं करेंगे। एक बार लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ कितनी बार आप बैठे, मुख्यमंत्री साहब के आइए जरा बैठकर तय कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर को इस सारी मुसीबत में से आगे कैसे ले जाए। क्या वहां पर ईगो काम नहीं कर रहा है? क्या आपने लीडर ऑफ अपोजिशन को अकोमोडेट करके उनको उनकी हैसियत के मुताबिक जो उनका ड्यू बनता है, क्या आपने उनको वो सारा सम्मान दे दिया क्या? लेकिन आपके लिए चाहिए हमें ये तो इसलिए ये करते हैं। वास्तविकता ये है कि जो ये अपना मैनिफेस्टो पढ़ते नहीं है, पता नहीं वो कौन लोग बनाते हैं और इनको क्यों नहीं बताते हैं। इन्होंने पहले 100 दिन के लिए कुछ वादे किए हैं, मैं 5 साल वाला वादा याद नहीं दिला रहा। 100 दिन का वादा जो आपने किया था, उसके वो तो क्या कहते हैं कि वो नन्हे के पांव उसमें पालने में ही दिखाई देते हैं। आपने तो उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं थी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप जो और जितने भी आपने काम किए उसमें प्योर डिस्क्रिमिनेशन और आपकी अपने भाई भतीजावाद दिखाई दे रहा है। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपने वास्तव में यहाँ पर सबको साथ लेकर चलना था, वो आपकी वर्किंग में दिखता, आप जब आप कमेटी बनाते हैं उसमें दिखाई देता, आप अपोजिशन के लोगों को भी साथ लेकर चलते। वैसा आप नहीं कर रहे हैं, आप लेकिन सिर्फ अपोजिशन बहानेबाजी। नहीं, ठीक है, अपोजिशन को लेकर अगर ये साथ नहीं चल रहे हैं तो एलओपी भी कौन से मुख्यमंत्री के साथ मिलकर आए हैं? नहीं, वो आप देखिए ना, एलओपी के पास अधिकार नहीं है। नहीं, एलओपी लेकर नहीं जाएंगे। एलओपी कैसे जाए? मुख्यमंत्री और एलओपी में ललित जी उसको कंसिडर करिए, जो प्रोटोकॉल की कोई बात होती है, एलओपी मुख्यमंत्री को नहीं बुला सकते हैं। मुलाकात नहीं बुला नहीं सकते, मुलाकात तो कर सकते हैं ना। बुलाना नहीं बुलाना एक अलग चीज है। ये रूल्स इनिशिएटिव किनका होना चाहिए? हाँ जी, इनिशिएटिव मुख्यमंत्री जी का होना चाहिए। नहीं ललित जी मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा मैं हूँ। ये कह रहा हूँ, मुझे ये बताइए, दिल्ली में तो फटाफट दिल्ली में गृह मंत्री के साथ 2 मिनट में मुलाकात हो जाती है। और जम्मू कश्मीर की आवाम के हित के लिए क्या ये जो प्रोटोकॉल जो चल रहा है, वैसे तो मुलाकातें बड़ी हो जाती हैं, तो इस पे क्यों नहीं मुलाकात हो रही है? क्यों नहीं? इसमें मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा, जो मैं दिनेश जी के साथ भी विद ड्यू रेस्पेक्ट डिसएग्री करूंगा, वो ये है कि आखिर अगर मान लीजिए रूल्स को चेंज करना है, रिलैक्स करना है, ये कौन करेगा? अगर किसी चीज की सर्जरी करनी है, वो कोई नाई नहीं कर सकता, वो नहीं कर, वो क्वालिफाइड डॉक्टर, और उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के माध्यम से करिए ना। इनके पास एमपीज है, पार्लियामेंट में शुरू करें ना, वो वहां तो चुप बैठते हैं, वहां बात ही नहीं करते। वहां क्या बात करते हैं कि ये टूरिस्ट आ रहे हैं, ये कल्चरल इन्वेडर्स हैं, उनके एमपी ये बात करते हैं। तो इनको समस्याएं हल नहीं करनी है, इन्होंने समस्याएं क्रिएट करनी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, उसका लिमिटेड रोल है, एज अपोजिशन उनका लिमिटेड रोल है। ठीक, दिनेश जी क्या कहा जाए, अहंकार की लड़ाई है? जी ललित, मैंने वैसे जैसे पहले कहा, ये लड़ाई अहंकार की है। ये इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है जितनी अगर हम कहेंगे बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है। आपने सरकार के एक मंत्री का वक्तव्य सुना होगा, उसने बीजेपी के 28 एमएलए को जोकर कहा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो मंत्री हैं वो इस गलत फहमी में हैं कि ये बीजेपी कांग्रेस है। ये बीजेपी है, ये कांग्रेस नहीं है। अगर आप बीजेपी की जम्मू स्टेट लीडरशिप को इग्नोर करोगे तो सेंट्रल लीडरशिप आपको घास नहीं डालेगी। कांग्रेस में होता है कि आप स्टेट लीडरशिप को इग्नोर करते हो और सेंटर आपको रिकॉग्नाइज करता है। अगर गृह मंत्री या कोई मंत्री जाके, कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री जाके केंद्र की लीडरशिप से मिलता है तो वो ये अगर ये सोचता है कि वो बीजेपी की स्टेट लीडरशिप को बाईपास करके केंद्र उनको कोई रिलीफ देगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में बहुत डिफरेंस है। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप अपनी स्टेट लीडरशिप को पूरी तरह से पूछती है, अपने विश्वास में लेकर, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर कोई फैसला करती है। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप को और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मंत्री बार बार बीजेपी के विधायकों को डिमोरलाइज करने की, डिमीन करने की कोशिश करते हैं, उनको इनको साथ लेके चलना चाहिए। और बीजेपी की लीडरशिप को भी चाहिए, जैसे एलजी है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, उनको भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन जो जैसे आपने शुरू में कहा कि कुछ शुरू में तलखी इतनी ज्यादा हो गई, कुछ मंत्रियों ने, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने बीजेपी की स्टेट लीडरशिप पे कुछ ऐसे कमेंट किए जो स्टेट लीडरशिप को मतलब डाइजेस्ट और नहीं जिसके हुआ, बाद तो जिसके बाद जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग से असेंबली जो है वो बाहर लगा दी, ये भी उसमें देखने को मिला। जी 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 इमरान साहब, कंफ्यूज तो आपकी पार्टी है। एमपी रहुला साहब खुद मुख्यमंत्री के खिलाफ हल्ला बोल देते हैं। वो कहते हैं कि जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको लेकर उन्होंने बाकायदा प्रोटेस्ट किया। स्कीना इटू जी कहती हैं कि रहुला साहब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी में ही ये एक किस्म की कंफ्यूजन है कि किसके खिलाफ बोलना है, किसके खिलाफ नहीं बोलना है। डॉक्टर साहब कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हमें सेंटर के साथ नहीं टकराना है। उमर साहब तारीफों के पुल बांधते हैं प्रधानमंत्री जी के, और आपके जो एडवाइजर हैं सीएम साहब के, वो कह रहे हैं जी ना बुलाकर जो है वो बेइज्जती कर दी है, यहाँ पे बुलाना चाहिए। जबकि उमर साहब, जिस तरह से अजय भारती जी ने कहा कि उन्होंने कोई विरोध ही नहीं किया, उन्हें मालूम है मेरी पावर क्या है और मुझे कहाँ ये एलजी साहब डिसाइड करेंगे मुझे बुलाना है कि नहीं बुलाना है। नहीं, देखिए ललित जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल एक नोट पे है। आपके अच्छा। देखने का नजरिया या किसी के देखने का नजरिया थोड़ा अलग हो सकता है। नहीं, नेशनल नजरिया तो कॉन्फ्रेंस वही एक है नोट जो पे दिख रहा है, वो अपने जो दिख रहा है वो सबको दिख रहा है, वो मुझे भी दिख रहा है, वो नहीं आपको भी नहीं दिखा, नहीं, क्या वो दिख रहा रहुला है आपको? साहब को मुझे भी दिखा, बताइए, वो किस रहुला तरह साहब से ने अपनी वहां पे पार्टी के विरोध में हो गए। प्रोटेस्ट किया, तो इसका मतलब क्या रहुला साहब क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट है? आपने अगर उनके तो वो प्रोटेस्ट स्टेटमेंट्स को सुना किसके होगा, खिलाफ था? क्लियरली उन्होंने कहा कि मैं उन स्टेटमेंट्स पे हूं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है, वो बिल्कुल उससे अलग नहीं है। लेकिन उमर साहब ने तो फिर उसको बकायदा उनसे सवाल किया कि जो प्रोटेस्ट आप मेरे खिलाफ कर रहे हैं वो आप संसद में कीजिए, स्टेटहुड को लेकर, देखता हूं आप कितना बोलते हैं वहां पे। नहीं, वो एग्री हो गए हैं, वो बात कर रहे हैं। उन्होंने परसों भी, अगर पार्लियामेंट परसों की आप बात सुनेंगे, उन्होंने क्लियरली वहां पे तो पूरे देश को बताया कि जो पोजीशन हमारी 2000 ये जो 370 के पहले की पोजीशन और 370 के बाद की पोजीशन क्लियरली उन्होंने लोगों को पार्लियामेंट में बताई। लोगों को सुनना चाहिए उस चीज को कि कितना आगे था जम्मू कश्मीर 370 में और कितना पिछड़ा हुआ हो गया है 370 तोड़ने के बाद। ये चीजें आपने लोगों को नहीं बताई, ना तो आप ये लोगों को बताएंगे कि हम ह्यूमन इंडेक्स में जो उन्होंने फिगर्स दिए, उन्होंने जो लिटरेसी रेट का फिगर दिया वहां पे प्री 370 और पोस्ट 370 का, उसने बाकी चीजों का जो वहां पे एम्प्लॉयमेंट का फिगर दिया वो आप लोगों को नहीं बताएंगे। उन चीजों भी तो रोशनी रखिए आप। लोग तो सुन रहे हैं ना, लोग तो आपको भी सुन रहे हैं, लोग उनको भी सुन रहे हैं, लोग उमर अब्दुल्ला साहब को भी सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे जी, क्या जी। एनसी फूंक कर कदम रख रही है? वो इन मुद्दों को इसलिए ज़्यादा हवा नहीं दे रही है जो इन्होंने वादे किए थे कि भाई साहब हमें मालूम है कि ये होंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने अधिकार ही नहीं है, और हम ब्लेम जो है वो बाकायदा केंद्र पर या फिर एलजी साहब पर लगा देंगे। अब वो जमाना रहा नहीं। आप देखिए ना, वही मैं कह रहा हूँ कि ये केजरीवाल साहब से ज्यादा नौटंकी तो नहीं कर सकते। लेकिन मुझे इमरान साहब की बात में से एक चीज लगा कि अगर रोहला साहब एनसी के स्टैंड पर है तो इसका मतलब है मुख्यमंत्री जी एनसी के स्टैंड पर नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही स्टैंड पर नहीं है, दोनों का डिफरेंट स्टैंड है। तो अगर ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब का एनसी का स्टैंड अलग है तो वो अलग बात है। लेकिन जब ये कहते हैं कि इन्हीं की पार्टी के नेताओं का स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है कि यहां पर गरीबी की वजह से टेररिज्म बढ़ा है, आज कहते हैं कि हम बहुत आगे थे, अब कौन सी बात को आप सही मानेंगे? ये एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, रिकॉर्ड कौन सा बता रहे हैं?
ये जो पीरियोडिक जो लेबर फोर्सेस का ये आता है उसमें हम अपनी जरा उसको देख लीजिए कौन सा रिकॉर्ड बता रहा है। ये CMIE की बता रहे हैं जिन्होंने अपने डाटा को शेयर नहीं करते हैं लोगों के साथ, और इन्होंने जो पार्लियामेंट में बोलते हैं जब उसका जवाब दिया जाता है उसको ये कोट नहीं करेंगे। यहां पर रिकॉर्ड नंबर का टूरिस्ट अगर आता है उसके कारण, एक छोटा सा एग्जांपल मैं गंडोला का देता हूं, गुलमर्ग का 100 करोड़ की टिकटें उससे ज्यादा बिकी, और उसमें से भी घोटाला अलग है। ये ऑफिशियली जो रिकॉर्ड है 100 करोड़ का टिकट, बताइए मुझे कोई एक साल जब यहां इतना हुआ, और ये कहते हैं कि कुछ नहीं। तो इंक्वायरी बिठाइए ना। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ, वो सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा है, आप किस किस चीज को आप इंक्वायरी सोशल मीडिया पर बड़ा कुछ आता है सर, सोशल मीडिया पर। मैं कह रहा हूँ ललित जी पिछले 10 साल से अच्छा, ये गवर्नमेंट में है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर में। इनसे पूछिए ना, मैं इनको मुद्दे किसने, की बात इनके करता हाथ हूँ। किसने मुझे पकड़े ये हुए थे? बताइए, मुझे ये वही बताइए, एक ये जो स्कैम में जो सिक्योरिटी, नेशनल ये जो कॉन्फ्रेंस का सिक्योरिटी को निकाला हुआ। लेकर, ये जो सिक्योरिटी को लेकर बैठक हुई है, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये जितनी भी सिक्योरिटी में लैप्सेस हुई हैं, जो कोताही हुई है, जो अटैक्स हुए हैं, जो गुंडागर्दी यहाँ पर फैली है, तो इसका मतलब फिर एलजी साहब हैं ये डायरेक्ट जिम्मेदार है? फिर तो एनसी सही कहती है कि पुलिस हमारे हक में नहीं है, हम नहीं बोलेंगे, ये तो आपका वो है, कार्य क्षेत्र है, ये आपके हिसाब से जो हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर इसका मतलब जिम्मेदार कौन है फिर? नहीं, गुंडागर्दी मतलब यानी इससे मतलब आपका कौन सा है? क्या अगर किसी नाके पर किसी को कहा जाता है रुक जाओ, वो रुकता नहीं है, तो मतलब जो सिक्योरिटी के जो स्टैंडर्ड आप बात तो ऑपरेशन घुमा रहे हैं। गुंडागर्दी ये है जी। कि भरे दिन दिहाड़े में ज्वेलर्स की एक शॉप पर बकायदा डकैती पड़ जाती है। गुंडागर्दी ये है यहाँ पर जो कि जीवन माफिया चौक है, में सरेआम गोली चल जाती है, गोली चलती है, यहाँ पर बकायदा पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, और जिस तरह से 3 जवान कल शहीद हो गए, वो जो आईईडी थी, तो इसका मतलब ये कौन जिम्मेदार है? फिर कौन जिम्मेदार है? फिर इसका मतलब केंद्र सरकार के अधीन ही आती है। एक आपने पहले मैं निवेदन करना चाहूँ, मैं किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं करता। हाँ, इसलिए निवेदन करूंगा कि मुझे भी नहीं, ये डिबेट बड़ी अच्छी चल रही है, कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा, बहुत अच्छी चल रही है, बाकी चैनल्स की तरह नहीं है। देखिए, जो टेररिज्म की बात है, अगर बॉर्डर पर कोई इंसिडेंट हुआ है, हमें मालूम है कि वो कहां से आ रहा है, कैसे हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिक्योरिटी के कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स है, अगर उसको कोई वायलेट करता है तो क्या उस पर पुलिस की एक्शन को हम गलत माने? एक रही बात जो नॉर्मल क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है, सारी दुनिया में हो रही है, यहां पर भी हो रही है, क्या उसके बाद पुलिस इनएक्शन में है? क्या पुलिस ने एक्शन नहीं किया? क्या पुलिस को, जैसे आप कितने ही इंसिडेंट्स ले लीजिए जिसमें पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के कारण आपने क्रिमिनल्स को भी पकड़ा और जो सिविलियंस की प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व भी किया, उसको अप्रिशिएट भी कर दीजिए। अगर 100 में से एक का फेल हो गया, लेकिन 98 केसेस जो ठीक हुए उसको भी तो अप्रिशिएट कर लीजिए। पुलिस जिनके पास है नेचुरली पुलिस तो अपना काम करी, आतंकियों के साथ तो लोहा ले रही है, लेकिन जो यहाँ पर हो रहा है, वही मैं कह रहा हूं, इसमें पुलिस लीडरशिप पर कोई क्वेश्चन नहीं हम कर सकते हैं। हाँ, उनकी जो दिक्कतें हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कैसे, मैं कह रहा हूं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये उमर साहब लेंगे या आप लेंगे? नहीं, अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई लैप्स हुए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की है। अच्छा। उसमें तो जिनके उनके पास नेचुरल है, लेकिन ऐसा लैप्स हुआ क्या कहीं? मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ठीक है दिनेश सर, मुझे ये बताइए कि इस तरह से जो ये हो रही है, वारदातें हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है फिर? देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट अजय जी, लेकिन सिचुएशन आप ये नहीं कह सकते कि बाकी जगह क्राइम हो रहा है कि जम्मू में भी क्राइम हो रहा है। जम्मू बाय एंड लार्ज एक पीसफुल सिटी था। 90s में यहाँ गैंग वार होती थी, लेकिन 90 के बाद गैंग वार ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। जैसे हमने कल परसों भी इसी चैनल में डिबेट की थी, जो गैंग बन रहे हैं, जो गैंग, उन्होंने अपनी अपनी किंगडम बना ली, अपनी अपनी एक तहसील में एक गैंग पूरा चल रहा है। जम्मू के बॉर्डर एरिया में पूरे गैंगस्टर चल रहे हैं, वहाँ लैंड माफिया, ड्रग माफिया और माइनिंग माफिया, तीनों का पुलिस के साथ नक्सल चल रहा है। तो जम्मू को आप दिल्ली के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बॉर्डर के उस पार जो बैठा हमारा दुश्मन है वो इन गैंगस्टर को यूज कर सकता है। तो ये गैंगस्टर केवल जम्मू में थ्रेट परसेप्शन नहीं है, ये सिक्योरिटी थ्रेट भी है। तो इसलिए पुलिस का ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है कि पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन पुलिस हाफ हार्टेडली एक्शन ले रही है, क्योंकि मैं बड़ा ब्लंटली कह रहा हूँ कि पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है। नक्सल्स है पुलिस का बड़े बड़े माफिया के साथ, और जम्मू इस समय एक तरह से मैं कहूँ कि खतरे की पूरे कगार पे है।
गैंग वार यहाँ बड़े बड़े स्तर पे हो सकती है, क्योंकि इसमें फाइनेंस बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। चलिए सर, आखिरी सवाल आप तीनों से। इमरान साहब, नुकसान किसका हो रहा है ये बताइए। हाँ जी, नुकसान किसका हो रहा है इस अहंकार की लड़ाई में? नुकसान देखिए, इन कंडीशंस में मैं बिल्कुल जो यहाँ पे हमारे दिनेश जी ने जो बोला, मैं इनको एंडोर्स करता हूँ हर चीज के लिए। ये हमारे सीनियर हैं और हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं, सही को सही देखने की हिम्मत रखते हैं। कभी कभी मैंने देखा है इनको बहुत बार। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कभी कभी नहीं, नुकसान हर लोगों बार का सही हो रहा है। सही चीजें रखते हैं। जी जी बोलिए। नुकसान लोगों का हो रहा है, और जो लोग लोगों की बेहतरी चाहते होंगे, यहाँ पे पीस प्रॉस्पेरिटी चाहते होंगे, वो हमेशा एक नोट पे आके बात करेंगे। वो इस चीज में, इस अपने ईगो में और अपने ये सुप्रीमेसी दिखाने के चक्कर में कभी किसी को वो नहीं करेंगे। अगर उनको लोगों की हमदर्दी होगी, आज इस वक्त 28-29 एमएलए हैं जम्मू में बीजेपी के, मुझे जी। एक बंदे की भी आवाज नहीं आती है जो वो लोगों की बेहतरी के लिए उठा सकते हैं। हाँ, वो तभी इतना बड़ा क्रिटिसिज्म कर सकते थे जब वो एक फुल फ्लेज स्टेट की पावर होती गवर्नमेंट के पास, तब वो इतने क्रिटिसिज्म कर सकते थे। आज उनको पता है कि यहाँ पे पावर्स बहुत कम है। हमें अगर अपने लोगों की भी बेहतरी की बात करनी है, जम्मू डोगरों ने उनको वोट किया है, 29 सीटें दी है उनको, लेकिन आज तक मैं कल युवा राज्यसभा के बंधु की बात सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि अभी तक एक बंदे की भी आवाज हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही है। जी अजय जी। देखिए, मैं इस डिविसिव मेंटेलिटी का बहुत भर्त्सना करता हूं। यही वजह है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा क्या किया, लोगों को डिवाइड करने के लिए, प्रवोक करने के लिए जो भी हरबा हो सकता है उसको इस्तेमाल किया है। लोगों का हम गारंटी खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देते हैं, उनके इश्यूज को जिस भी प्लेटफॉर्म पर होगा रेज किया जाएगा, और अलाउ नहीं की मनमानी अलाउ नहीं की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो काम होगा वो करने दिया जाएगा, नहीं होगा तो उसमें तो चलिए स्टेटहुड की बात रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 28 नहीं, हम एमएलए। तो कहते ना, उसकी तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने कहा है, अप्रोप्रिएट टाइम पर कहा है। वो कब आएगा? भारती जी बस कीजिए, बस कीजिए। उसमें अप्रोप्रिएट टाइम है ना, आप वो छोड़ दीजिए जो आप कर रहे हैं। डेफिनेशन बता दीजिए उस एप्रोप्रिएट टाइम की, डेफिनेशन बता दीजिए थोड़ा सा उस एप्रोप्रिएट टाइम की। आप लोगों को बताइए, डिफाइन कीजिए। लकीर का फकीर नहीं बनिए। एप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएट एंकर एप्रोप्रिएट मैं हूं, लेकिन बताइए सवाल ना, तो appropriate time है नहीं, क्या? सवाल तो हमें मेरा भी भी पता यही होना है चाहिए। कि सही अब वक्त रखते कब हैं आएगा। पूछने का। देखिए, आप दावे कर रहे हैं कि आतंकवाद जो है वो पूरे कंट्रोल में है, यहाँ पर आपराधिक मामले, छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, हमने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। चुनाव भी करवा दिए, बम्पर वोटिंग हुई, पार्लियामेंट के चुनाव हुए, असेंबली के चुनाव हुए, उससे पहले डीडीसी, पंचायत और भी यहाँ पर चुनाव हुए। तो फिर ऐसा क्या है कि वो सही वक्त क्यों नहीं आ रहा? या फिर आपको लगता है कि आप जम्मू के नेता इसलिए नहीं आवाज उठाएंगे कि दिल्ली वाले नाराज हो जाएंगे? ललित जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, 2025 में आप बहुत ही परिवर्तन देखेंगे, ग्लोबल लेवल पर भी, लोकल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी। और ये जो इकोसिस्टम है, कबाल है, उसकी कमर तो टूटी हुई है। आप देखेंगे कि हालात और कितने अच्छे हो जाएंगे कि यकीन भी नहीं करना पाए। चलिए दिनेश सर, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो 28 विधायक हैं ये आवाज उठाएंगे? ये क्या उमर साहब के उन तमाम वादों के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे डेली वेजेस हो, चाहे सिलेंडर की बात हो, 200 यूनिट की बात हो, स्टेटहुड की बात हो? देखिए ललित जी, सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना सेपरेट एजेंडा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एजेंडा अलग है, बीजेपी का अपना एजेंडा अलग है। पर मुझे ये लगता है कि ये एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो वर्डिक्ट मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर 42 सीट्स लेके आई है, बीजेपी 29 लेके आई है, तो अगर ये सारे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें तो इस अपॉर्चुनिटी को हम जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं मिलजुल के। बाकी स्टेटहुड जब सेंटर चाहेगा तभी मिलेगी, क्योंकि ना तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मालूम है कब मिलेगी, ना जम्मू कश्मीर की बीजेपी को मालूम है स्टेटहुड कब मिलेगी। अब अप्रोप्रिएट टाइम है, वो केंद्रीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री ही जानते होंगे अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा। लेकिन ये ठीक है कि सब, अगर जिस तरह से अभी आज 120 दिन हो गए जम्मू कश्मीर में नई सरकार बने हुए, तो 120 दिन में की अगर परफॉर्मेंस देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई कन्फ्रंटेशन लेने की कोशिश नहीं की है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुझे लगता है प्रायोरिटी भी यही है कि हमारे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं हम पहले उनको सॉल्व करें, जो लोगों से प्रॉमिस किया उनको सॉल्व करें, तो बाद में बाकी समस्याओं का भी समाधान किया और जाएगा। एलजी साहब के साथ हमारे जो ताल्लुक ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल बेहतर हो जाए, ताकि मुलाकातें होती रहें और बैठकों में बुलाते रहें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद ललित जी, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये जो लड़ाई चल रही है ये अहंकार की है, और इस अहंकार की लड़ाई में अगर कोई पिस रहा है तो जम्मू कश्मीर की आवाम पिस रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो, खासकर जो विधायक है जम्मू कश्मीर के, वो शायद नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का कोई टकराव हो, और ये टकराव इतना गहरा जाए कि दिल्ली में हमारी शिकायत चली जाए। और एनसी शायद इसलिए केंद्र सरकार के साथ और ज़्यादा ताल्लुकात जो है नज़दीकियाँ बढ़ा रही हैं कि कल को अगर स्टेटहुड लेनी हो या फिर